नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोरोना की मार से उबर रहे भारत पर एक और बीमारी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है और अब H3N2 इन्फ्लुएंजा ने चिंता बढ़ा दी है। देश में एक बार फिर से मास्क का दौर शुरू होने वाला है। देश में पहली बार संक्रामक H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत के बाद सरकार अलर्ट पर है। मृतकों में कर्नाटक के हासन जिले के 82 साल के वृद्ध और हरियाणा के जींद का 56 साल का व्यक्ति है। दोनों मरीजों को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां थीं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 10 मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है। देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3084 केस सामने आए हैं। इसे देखते हुए आज नीति आयोग ने मंत्रालयों की बैठक बुलाई है। इसमें राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मार्च के आखिरी तक H3N2 संक्रमण के मामलों में कमी आने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्यों को अलर्ट रहने और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। मांडविया ने बताया कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है। H3N2 इन्फ्लुएंजा को हांगकांग वायरस भी कहा जाता है। इससे संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने की दर सिर्फ 7% है, लेकिन इस बारे में ढिलाई भी ठीक नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि सांस में संक्रमण पैदा करता है। WHO के अनुसार H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। वैसे तो इन्फ्लुएंजा वायरस साल भर हवा में सर्कुलेट होते हैं, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव के कारण इसकी तीव्रता में इजाफा होता है। H3N2 संक्रमण के कारण सांस लेने में परेशानी इसका सबसे पहला लक्षण है। खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, उल्टी और शरीर में दर्द की शिकायत भी होती है। इसी खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IIMA, वाइस प्रेसिडेंट DMC। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आशीष जायसवाल, डॉक्टर डायरेक्टर काशवी हॉस्पिटल। दोनों ही डॉक्टर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। डॉक्टर नरेश, सबसे पहले कम शब्दों में आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर ये इन्फ्लुएंजा क्या है और जिस तरह से अब ये बढ़ता जा रहा है उससे देश की जनता में कहीं ना कहीं डर पैदा होता दिख रहा है कि कहीं दबे पांव कोरोना की ही तो ये दस्तक नहीं है कि हम इसे इन्फ्लुएंजा वायरस समझते रहें और ये कोरोना की दस्तक देता रहे, क्योंकि अब हम उसी दौर में लौटने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। मास्क की जरूरत पड़ रही है। देखिए, मैं दोबारा बता दूं कि क्योंकि 3 साल हम बहुत ही कष्ट पाया है, तो हम थोड़े डर पहले से जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं सिर्फ थोड़ी सूचना दूंगा। हमारा उद्देश्य पैनिक करने का है भी नहीं, और मैं खुद क्लिनिशियन हूँ। 40 साल से मैं नॉर्थ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। तो इट इज नॉट दैट बैड एट ऑल। फर्स्ट थिंग, ये इन्फ्लुएंजा है जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, वायरल फीवर भी कहते हैं। और ये आज से चंद साल पहले जब कोरोना नहीं आया, तो उसके पहले भी 10 सालों से इसके केस हम देखते रहते हैं। इसके स्ट्रेन बदलते रहते हैं। H3N2 को इससे लोग ज्यादा डरते हैं कि कहीं ये स्वाइन फ्लू H1N1 से मिलता है, तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना इसमें कोरोना वाली जो महामारी के रूप में आया था, जैसे डेल्टा वायरस आया था, इसमें ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ सिंपल वायरल फ्लू जो कि इन्फ्लुएंजा H3N2 जो कि 5-7 दिन की डिसीज करता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से ठीक हो जाएंगे। ओनली जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, या जो 60+ वाले लोग हैं, या प्रेगनेंट मदर्स हैं, या जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनका चेस्ट पहले से खराब है, कोई चेस्ट डिसीज है, कोई लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, कोई लंग फेलियर पहले से चल रहा है, COPD है, या जिसको कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज है और 65 के ऊपर हैं, इन लोगों को हमें स्पेशल प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और जो 2 डेथ रिपोर्ट की रही हैं वो भी उसी वजह से हैं। अब बट टिल नाउ कुल मिला के ओनली कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द डिसीज। अदरवाइज बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं।
जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, जिस हिसाब से लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, पूरे अलर्ट मोड पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही आ चुके हैं, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है, वैसे तो अलर्ट मोड पर है ही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मौसमी वायरस है जो हर साल 2-3 बार आता ही आता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से पहली बार 2 केसेस मौत के रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो 10 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 2 का आंकड़ा सामने आया है, इसमें कितना डरने की जरूरत है? बोला कि ये मौसमी बुखार है, क्योंकि इस समय ठंडक और गर्मी दोनों का समावेश होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है जी। अब इससे डरने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि सब लोगों के इसके अंदर इम्यूनिटी भी बहुत है। जो भी इन्फ्लुएंजा की इम्यूनिटी होती है वो क्रॉस इम्यूनिटी भी होती है, इसलिए बहुत डरने की बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो आपने बोला, जो डेथ्स हुई है, तो जो डेथ्स हुई है वो एक पेशेंट जो हुआ है जिनको कैंसर था, दूसरा पेशेंट था जिनकी एज बहुत ज्यादा थी, तो कोमॉर्बिडिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट कैंसर के हैं, जो कीमोथेरेपी पे हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज खराब है, या जो सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा के सिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में इन वायरस की मार ज्यादा होती है और ये एक्सेसरबेट हो सकती है, उनकी प्रोसेस उसके कारण दिक्कत हो सकता है। यानी कि जो ऐसे पेशेंट हैं जो एट रिस्क है, उनको अपना और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमको पहले समझना पड़ेगा, जब आपको याद है 7-8 साल पहले H1N1 आया था, तब उसने भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ये वायरस भी थोड़ा सा इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये वायरस के जो स्ट्रेन है अभी सालों से इसके लिए इम्यूनिटी थोड़ी, इसलिए इसके केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अगर आप इसको हम लोग इसका डाटा अपन देखें इसके अंदर कि क्यों हो रहा है ऐसा, इतनी ज्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि एक मौसम चेंज हुआ जिसके कारण सारे वायरस इसलिए ये बड़ा, इसलिए पहले भी था, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। जो केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि H1N1 भी आ रहा है, कोविड-19 भी आ रहा है, H3N2 वायरस भी आ रहा है। H3N2 वायरस के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। यही वायरस आशीष जी, इसमें मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगी कि जो फिलहाल कोविड की जो जांच है वो कम हो रही है, जिस हिसाब से कोविड के जो केसेस आते थे उसमें कमी आई है, क्योंकि जांच उतनी नहीं हो पा रही है और इन्फ्लुएंजा के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो केसेस आ रहे हैं वो कोरोना में तब्दील हो जाएं या कोरोना के केसेस निकल कर सामने आए? देखिए, तो अभी अब जब हम सैंपल देखते हैं, लैब में स्वाब देखते हैं, तो हम तीनों का टेस्ट करते हैं, फीवर भी करते हैं, H1N2 करते हैं और कोविड भी करते हैं। और जो रिजल्ट अभी आया 1 महीना का जो डाटा है उसमें मोस्टली केसेस H3N2 ही है। तो घबराने की बात नहीं है, ये कोविड की दस्तक नहीं है। वैसे भी आपको जो वायरल इम्यूनोलॉजी है उसमें यही आता है कि कोई एक ही स्ट्रेन पे डोमिनेंट होती है। अगर वायरस की कई स्ट्रेन है तो कोई एक ही स्ट्रेन धीरे धीरे पे डोमिनेंट हो जाएगी, और इस बार जो एक स्ट्रेन है वो H3N2 की है, वही प्रीडोमिनेंट हो रही है। और ये माइल्ड सा वायरल इन्फ्लेमेशन है, घबरे की बात नहीं ना। मतलब हाँ, कुछ लोगों में जो बहुत लंबे समय तक बुखार चल रहा है, या कुछ लोगों में जो खांसी है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, लंबे समय तक खांसी हो रही है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको ये H1N2 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वो अपने जो जल्दी स्टेज में अपने डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि उनको और कोई पैनिक ना हो। जी बिल्कुल नरेश जी। डॉक्टर नरेश जी, इस हिसाब से हमने कोरोना काल में काफी बार देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जो ऑक्सीजन लेवल एक होता है वो कम होता चला गया, लेकिन ऐसे केसेस में H3N2 में भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ केसेस में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, काफी पैनिक कर रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन का लेवल कितना कम होना चाहिए जब लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत हो, उसे मेंटेन करने की जरूरत हो? किस हद तक ऑक्सीजन लेवल रहना चाहिए जब वो डॉक्टर के साथ संपर्क करें? देखिए, जो ऑक्सीजन मेजरमेंट के लेवल आम डॉक्टर्स में भी और जनता में बहुत बढ़ रही है, तो कई बार वो एक अननेसेसरी पैनिकीनेस का कारण बन जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं स्पष्ट बता दूं, ऑफ द वेरियस स्ट्रेन से डेल्टा स्ट्रेन की जो वेरिएंट था कोविड-19 का, जिससे कि हमने देखा था ऑक्सीजन कम होती है। जो दूसरे वेरिएंट्स बाद में आए हैं उससे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इतनी नहीं आई थी। तो पर से अभी जो जनरल पेशेंट में हम इतनी चिंता नहीं समझते, लेकिन जो पेशेंट कोई हार्ट पेशेंट है, या कोई पहले से सीओपीडी या लंग पेशेंट है, या दूसरे किसी फेलियर का पेशेंट है, उनको हमें बहुत गहराई से देखना चाहिए। अगर एक ऑर्डिनरी हेल्दी इंडिविजुअल 20-25 साल का आदमी है, इसको एक सिंपल डिजीज आती है,
तो ऑक्सीजन हम मेजर जरूर करते हैं, ऑक्सीमीटर आज बहुत कॉमन हो गया है। उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन नॉर्मली हमारी 98-99 के आसपास रहनी चाहिए। तो जो लेवल अगर गलती से 92 या 90 से नीचे आता है, प्लस पेशेंट में सिम्टम्स भी हैं, पेशेंट को कोई सांस फूल रहा है, पेशेंट की जनरल कंडीशन खराब हो रही है, तो हम यंग इंडिविजुअल में हम चिंता करेंगे। अदरवाइज एक यंग हेल्दी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। बट चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट्स एंड पेशेंट्स विद अदर डिसीजेस, इसमें ऑक्सीजन थोड़ा भी कम आता है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होता है। उनको हमें बारीकी से देखना चाहिए, उनको ऑक्सीजन देनी चाहिए, उनको नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, जो 2-4 डेथ रिपोर्ट करी हैं वो एसेंशियली H3N2 की वजह से नहीं है, उनकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनकी वजह से हैं। ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जिंदगी एच पे चल रही है। हाँ। इनका जो ऑर्गन स्ट्रक्चर है, ढांचा ऐसा चल रहा होता है कि ऐसे ही कुछ वायरल ने टच किया, इन्फ्लुएंजा H3N2 ने टच किया तो सिस्टम डगमगा जाता है। ऐसे पेशेंट्स की हिफाजत करना, उनको प्रॉपर केयर देना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना और फर्स्ट डे से देना, आई थिंक ये हमारा आज के आपके लोगों को संदेश होगा। इसकी जगह हिफाजत ज्यादा है। डॉक्टर नरेश, डॉक्टर आशीष आपसे इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन खास पेशकश से हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी और डॉक्टर आशीष जायसवाल। इस विषय को लेकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष, इस विषय में आपसे सबसे पहले ये आप बता दीजिए कि आखिर जिस हिसाब से लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा है कहीं कोरोना तो नहीं है, तो ऐसे में जो फ्लू शॉट्स की बात की जा रही है वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि आखिर ये फ्लू शॉट्स क्या हैं और किन दवाइयों का सेवन इस वक्त में करना चाहिए अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जाना चाहते हैं। 2 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो लोग वैक्सीन लगाते हैं, फ्लू शॉट जो एनुअली लगाते हैं, इसके बारे में समझना पड़ेगा। हर साल WHO ये हमें बताती है कि हमें इसमें ये स्ट्रेन हम लोगों को इसके अंदर डालनी चाहिए। तो अब यूजुअली हम लोग आजकल क्वाड्रिवैलेंट स्ट्रेन यूज करते हैं, जिसकी 4 स्ट्रेन यूज करते हैं, 2 इन्फ्लुएंजा ए की और 2 अपने इन्फ्लुएंजा बी की होती है। अब हमारा जो केस है, इससे हम लोग ने H3N2 को ऑलरेडी स्ट्रेन आया हुआ है, ठीक है। यानी अगर कोई बंदा क्वाड्रिवैलेंट शॉट लगाता है तो H3N2 के फेवर में हम लोगों को इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी और ये जो वैक्सीन है वो इसके लिए इफेक्टिव होगी। ठीक है। दूसरी बात आपने बोली क्या दवाएं लेनी चाहिए, तो दवाएं हैं, दवाएं यूजुअली एंटीबायोटिक्स को अर्ली पीरियड में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फ्लेमेशन है, इसका कोई रोल नहीं है। जो पुराने रिसर्चर्स हैं उसमें ये बताया गया कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जिसके लिए एंटीबायोटिक देनी चाहिए, उसके भी इसका कोई बहुत रोल नहीं होता। बहुत सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐसे वायरल स्टेज में नहीं होता है। इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि आप ढेर सारा पानी पिए। पानी पीने से जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो आपके एंटीपायरेटिक्स है या जो सपोर्टिव मेडिकेशन है उसको अपना यूज करें, उससे आपको बहुत आराम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली स्टेज पे डॉक्टर को दिखाएं, बहुत अननेसेसरी कोई मेडिसिन ना लें, रेस्ट करें, अपना लिक्विड लो, हाइड्रेट करो, वही अपने वायरस जो पुराना है उसी का जो अपना जो हमारा मंत्र है अपने मैनेजमेंट का वायरल इन्फ्लेमेशन का, उसी को फॉलो करें। पैनिक ना हो और जो बंदे आज रिस्क है वो अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान जी बिल्कुल, मतलब इस हर साल में एक बार लगता है। जी, इससे बचने के लिए हाइड्रेट रहने की बहुत जरूरत है। आप जूस पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, जिससे आप H3N2 से बच सकते हैं। कहीं यही आप कहना चाहते हैं? हाइड्रेशन से जो वायरस जो बर्डन होता है बहुत कम हो जाता है और जो हमारे सारे बॉडी फंक्शन थे वो भी अच्छे से काम करते हैं और उससे बहुत कभी इंक्यूबेटिव कर होता है। जी नरेश जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, कोरोना के दौरान हमें एक आदत सी हो गई थी सोशल डिस्टेंसिंग करने की, मास्क पहनने की, बार बार सैनिटाइज करके हाथ धोने की, तो ऐसे में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम था वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, क्योंकि हम घरेलू नुस्खों को ज्यादा प्रयोग में लाते थे, घर का काढ़ा पीते थे, घर की चीजों को इस्तेमाल करते थे, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो पहले से बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही वो पीरियड एक वक्त के बाद निकल गया, ऐसे में हमने ढिलाई करना शुरू कर दी और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। इसे एक कारण माना जाए जिससे कि ये वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए, मैं दोबारा से बता दूं, जैसा कि डॉक्टर आशीष जायसवाल भी कह रहे थे, देयर इज नथिंग टू पैनिक। आपका एक सीधा सवाल पूछना, कोरोना में हमने प्रिकॉशन ज्यादा ली थी, हमें प्रिकॉशन अब भी लेनी चाहिए। यू सी, एज ए सोसाइटी हमें डेवलप करना चाहिए। वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है अपना बचाव करना, उसमें इम्यूनिटी भी आता है, उसमें जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे आप लोग जैसे मीडिया में बैठे हैं
तो ऐसी हवा फैल जाती है कि दोबारा तो नहीं आने वाला, क्या ये केस कोरोना में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। वी नीड टू लुक आवरसेल्व्स वेल एज इंडियंस, एज गुड सिटीजन्स, एज अपना बचाव खुद करो। सरकारें बचाव नहीं करती, हम एनजीओज करती हैं, हम एज इंडिविजुअल डॉक्टर्स करते हैं, मीडिया आप लोगों को मजबूर करता है। अगर मैं मास्क पहन के बाहर निकलता हूँ तो मैं कोरोना से भी बचता हूँ, H3N2 से भी बचता हूँ, और जो दिल्ली एनसीआर में कोई हिंदुस्तान में प्रदूषण है उससे ही बचता हूँ। अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता हूँ तो मैं अपना बचाव भी करता हूँ, बाकी जनता का भी बचाव करता हूँ। अगर मैं भीड़ में नहीं जाता तो दैट इज अ गुड हैबिट। यानी कि डॉक्टर नरेश, सेल्फ अवेयरनेस रहने की बहुत जरूरत है, और साथ ही साथ जो हमारा कोरोना में बेसिक बिहेवियर रहा है उसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स परफेक्टली राइट। और ये मत सोचो कि जो टेस्टिंग है बिल्कुल ठीक कहा गया, अगर कोई पेशेंट एल्डरली है विद कोमॉर्बिडिटीज है तो फर्स्ट डे से ही उसका थ्रोट स्वाब होना चाहिए, जिसमें हमें H3N2 भी देखना चाहिए, H3N2 भी देखना चाहिए, और साथ में हमें RT-PCR की हाथ करवाना चाहिए। अभी देखो मीडिया का रोल क्या है? मीडिया का रोल है कि हम पैनिक ना करें, बट हम प्रिकॉशंस ले लें। दैट इज मच बेटर। हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं। एक जान कीमती है, वेदर एल्डरली की है या यंग की है या बच्चे की है, उन सबकी हिफाजत करना इज आवर रोल। एंड वी आर एज अ सोसाइटी becoming more positive, we are as a society becoming more aware, and we are as a society becoming more healthy. That is what we are entitled to, and हम इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर आशीष, सेल्फ अवेयरनेस की तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी जनता है, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें सेल्फ अवेयर होने की बहुत जरूरत है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग उसी तरह से करें जैसे वो पहले करते आ रहे थे। लेकिन अगर बात इस वक्त में जो कोरोना के बूस्टर डोज ऑलरेडी लोग ले चुके हैं, क्या उन्हें फ्लू शॉट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, या उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही बूस्ट है तो वो उसे ना लें तो भी चलेगा? क्या खतरा कम होगा? नहीं, दोनों अलग वैक्सीन से, दोनों को अलग वैक्सीन देनी चाहिए। जो फ्लू शॉट से हम जो बोलते हैं 16 साल से कम से बच्चे, 50 ईयर्स 55 ईयर्स से ज्यादा के लोग, या जो भी कोमॉर्बिड हैं जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट या जो अपने एथनिक पेशेंट है, इन सब के एनुअली फ्लू शॉट देना चाहिए। फ्लू शॉट वैक्सीन कोविड वैक्सीन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, दोनों अलग वैक्सीन और दोनों को अलग तरीके से लेना है। आपको जो एथनिक पेशेंट है उनको अपना फ्लू भी लेना चाहिए, और जो हमारा फ्लू शॉट है वो एनुअली लेना चाहिए। तो दोनों अलग चीजें, दोनों को अलग वैक्सीन लेना चाहिए। यानी कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं और इसके सिम्टम्स हैं वो दोनों हैं तो सेम ही, लेकिन वैक्सीन्स को लेकर बात की जाए, दवाओं को लेकर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है, और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।